दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि 1983 में पहली बार मैं मधुबन में आया। जिसमें 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और लंबी छुट्टी होती है, तो मेरा बहुत दिल था और पहली बार ही आया था। और ये संकल्प करके आया था कि मुझे यहाँ बाबा की सेवा करनी है। तो पहली बार ही आया तो बहुत ही छोटा था, लेकिन नया नया जैसे ओम शांति भवन बन गया था तो बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू हो गए थे। 2-3 बार ट्राई किया तो शांतामणि दादी जी ने कहा कि नहीं, आप तो बहुत छोटे हो। लेकिन अचानक एक माताओं का बड़ा ग्रुप आया और वह सेवादारी की आवश्यकता थी, तो मुझे फिर चांस मिल गया। हमारे एक संतोष दीदी थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये पानी तो बांटेगा, एक उसको पानी का जग देंगे और पानी बांटेगा। तो हमारा वह पानी बांटने की सेवा से शुरुआत हुई। 2 मास रहे, लेकिन 2 मास के अंदर हमने सब दादियाँ दीदियों सबको देखा। तो सबसे पहले मैं मनमोहिनी दीदी जी की बात करता हूँ, क्योंकि वही लास्ट हमारा मिलन था। क्योंकि उस समय जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी और मनमोहिनी दीदी की तबीयत एकदम अच्छी थी। लेकिन चेकअप के हिसाब से वो बॉम्बे गए और फिर बॉम्बे से वापिस नहीं आए। जैसे बाबा ने भी संदेश दिया, ना भगवान का दोष ना भगवती का दोष। तो उस समय 2-4 झलकियां दीदी की मैंने देखी कि दीदी हमें सौगात देते थे, तो सौगात का एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से करते थे। जैसे नैपकिन होती थी तो बोलती थी, देखो ये सुबह सुबह अमृत वाला उठेंगे ना, तो इस नैपकिन से मुंह पोंछना, बाबा की याद आएगी, इसके ऊपर ओम शांति लिखा है। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती थी और सौगात देते थे। तो मुझे तो भंडारे में सेवा मिली थी भोली दादी के पास, तो मैं वहां सेवा कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, दीदी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो दीदी क्लास में नहीं गई और दीदी धीरे से हमारे जो भंडारा है ना वहां पहुंची। तो क्या हुआ, जो सेगड़ी है, कोयले की सेगड़ी, वहां चारों तरफ है ना 10-12 मधुबन निवासी रुके थे। जैसे तो किसी ने कहा दीदी आ गई, तो दीदी आई तो सारे लोग है ना एकदम निकल गए यहाँ से, पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई भी था ही करके।
और मैं तो अकेला था क्योंकि मुझे पता ही ना दीदी कौन है क्या है। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो लच्चू दादी और मोहनमोहिनी दीदी वहाँ आए। तो लच्चू दादी ने, ये नया है ना, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसा करके। तो हमने देखा कि दीदी के अंदर जो अनुशासन था, दीदी का ये होता है कि क्लास के समय क्लास, सेवा के समय सेवा। तो 2 मास पूरे हुए और फिर जाने का समय हो गया। तो मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था, वो आर्मी में था। तो जब हम रिटर्न जा रहे थे तो उसने आर्मी का ड्रेस पहना, और हम लोग ऑफिस में, जहाँ यशु दादी बैठते हैं ना, वहाँ ऑफिस में बाबा की भंडारी होती है। तो उसमें भंडारी में जो भी बचा है लास्ट में वो डालने के हिसाब से गए। अब जैसे वहां गए ना, तो वहां सारा दादियों का झुंड बैठा था। उसमें चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, प्रकाश मणि दादी जी, और ये दीदी जी, शिव दादी, लच्चू दादी, मुन्नी बहन, सारा गुलजार दादी, सबका सब झुंड। वो एक वहाँ खटिया थी, बेड थी, और बेड के ऊपर एकदम रिलैक्स में कुछ आपस में बातें कर रहे थे। जैसे हम लोग गए ना, एकदम एकदम साइलेंस हो गया। तो फिर दीदी को पता चला कि अच्छा भंडारी डालने, तो इशारा किया, तो भंडारी में जैसे भंडारी डाला, तो जैसे निकल रहे थे तो दीदी ने बोला, रुको, कहाँ से आए हो? तो भाई ने बताया, सतारा से। अच्छा, अभी वापिस जा रहे हो? बोला, हाँ। तो दीदी ने कहा, चलो सलोट मारो। तो हमारे भाई ने, जैसे नहीं आर्मी में जैसे सलोट मारते जोर से ऐसे, वो ड्रेस पहन के ही वो मारा था। तो सबको इतना अच्छा लगा। तो दीदी ने तुरंत उसका रिप्लाई दिया, सलोट का। तो दीदी ने भी सलोट किया। तो वो हमारा दीदी के साथ लास्ट वाला मिलन था। उसके बाद तो दीदी तो बाबा के गोद में चलेगी, अब एक तो होगी। तो कहने का भाव ये था कि कैसे कि दादी जी और मोहन मोहिनी दीदी दोनों की जोड़ी जैसी ना, एकदम एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक आत्मा थी। कभी कभी हमारे एक भाई थे, वो बहुत अच्छे गीत गाते थे, दीदी दादी की लड़ाई हो गई करके। तो बहुत मजा आता था, दोनों इतना प्रेम से प्यार से रहते थे, और जैसे कि हंसों की जोड़ी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद तो सेवा का सिलसिला शुरू हो गया। और मैं 2-3 साल, जैसे मेरी एग्जाम पूरी होती थी तो छुट्टियों में मैं मधुबन में आता था। तो मधुबन में मेरा मन लग गया, मुझे रहना था इधर। तो हर बार दादी जी बोलती, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बड़े हो जाओ, फिर देखेंगे करके। तो 1986 की बात है। मैं दादी जी ने कहा कि अभी जाना है तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है जी दादी बोला। लेकिन दादी को कहा कि अभी राखी का दिन है ना, वो करके मैं जाऊंगा। जब दादी राखी बांधा, और राखी बांधते ओम शांति भवन के स्टेज पे राखी बांधा, और जोर से हाथ में हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुमको कहीं नहीं जाना है। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि कैसे अचानक रातों रात प्रोग्राम कैसे चेंज हो गया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि सुबह के समय भोली दादी बड़ी दादी के पास मेन्यू के लिए जाती है कि आज क्या बनाना है। तो उस समय भोली दादी ने कहा कि हमारे किचन वाले सब लोग चाहते हैं, ये मुझे चाहिए, ये लड़का चाहिए, हम बहुत अच्छे सेवा करता है। तो मुझे वो चांस मिला, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सालों से मैंने जो बाबा के साथ पुकार किया था कि बाबा मुझे रहना है, रहना है। तो दादी के हाथ से जैसे मुझे यहाँ रहने का भाग्य मिला। तो दादी इतना प्यार से, इतना पालना देती थी। एक एक बात मैं बताता हूँ आपको कि बॉम्बे से एक आम की पेटी आई। अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ था, तो आम की पेटी आई। तो मुन्नी बहन ने दादी को बोला कि दादी, ये आपके लिए आम आया है। तो दादी जी ने कहा कि मेरे लिए आम आया है? दादी माना कौन? दादी माना मधुबन निवासी।
और मधुबन निवासी नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? तो दूसरे दिन दादी जी ने मुरली क्लास में बोला, देखो मुंबई से एक आम की पेटी आई है, लेकिन दादी अकेली खा सकती है। तो आज सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा मुरली क्लास के बाद। तो बात तो आम के टुकड़े की थी, लेकिन वो जो दादी का जो प्यार था ना, उससे सब गदगद हो गए कि दादी हमें कितना प्यार करती है, कितना स्नेह देती है। तो ऐसे ही दादी बचत करने भी नंबर वन थी। हमने देखा कि पानी का बहुत शॉर्टेज था, तो प्रोग्राम बहुत शॉर्ट किए थे। तो एक दिन क्या हुआ, मुन्नी बहन दवाई खाने के लिए एक गिलास पानी लेके आई। तो गिलास पानी से भरा हुआ था। तो दादी बोलती है, ऐसे थोड़ी, मैं आधा गिलास फेंक दूं पानी का? जाओ इसको आधा कम करके आओ, आधे गिलास में भी हम पानी दवाई खा सकते हो ना। तो इस प्रकार से दादी प्रैक्टिकल रूप में शिक्षाएं देती थी कि कैसे हम लोग सीखे प्रैक्टिकल, कि जैसे दादी हमें सामने जैसे दिख रही है कि भाई दादी इतना पानी कम यूज करे, तो हम भी को भी कैसे कम करना चाहिए, हमको भी कैसे पानी कम यूज करना चाहिए। इस प्रकार दादी अपने कर्म से सब सिखाती। और जब दादी का बहुत दिल था कि ये हमारे इतने पांडव है, तो कहीं तो खेल कूद तो करेंगे। तो कभी बार है ना, बाहर ग्राउंड में आदि जाते थे। तो दादी जी को एक संकल्प आया कि क्यों नहीं एक छोटी सी जगह ली जाए। तो जो पीस पार्क जो बना, और पीस पार्क बनने के बाद इतना प्यार से दादी उसका यूज करती थी। अचानक ही प्रोग्राम बनाती थी, चलो आज पीस पार्क चलना है, चलो आज पीस पार्क चलना है। जैसे हम पीस पार्क जाते थे, तो दादी, हम लोग तो पहले से जाते थे, सब अलग अलग टीम को, वॉलीबॉल खेल रहा है कोई, क्रिकेट खेल रहा है कोई, दूसरा गेम खेल रहा है। तो हमने कहा दादी जी हर एक टीम के पास आती थी, 2-2 मिनट भी करके आती थी और खेलती थी। तो सभी पांडवों को इतनी खुशी होती थी कि दादी हमारी दादी है, सबको यही लगता कि दादी हमारी। ऐसे साल में एक बार हम लोग का प्रोग्राम होता था, उसमें प्राइज भी मिलता था। तो हम लोग को नॉर्मली 3 लेग में, और उसमें प्राइस मिलता था। और दूसरा, एक बार मुझे जिलेबी, ऐसे ऊपर जिलेबी टांगते थे और ऐसे ऐसे खींच, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइस हुआ। तो बाकायदा ओम शांति भवन में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये एक यादगार चीजें बन जाती कि दादी छोटी छोटी बातों को भी कितने हमें ध्यान रखती थी। और दादी का विशेष करके वो स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है और मटका तोड़, वो दादी का स्पेशल आइटम रहता था। तो वो दादी जरूर एंजॉय करती थी, खेलती भी थी। तो इसी प्रकार से मैंने देखा दादी जी के अंदर जो सबके प्रति प्रेम की भावना, प्यार किया, और सब मेरे बच्चे मेरे अपने है, तो अपनापन होता था। एक बार बाबा का दिन था, तो बाबा का दिन था, तो एक बहन दादी से छुट्टी लेने गई। दादी मैं ही जा रही हूँ, मेरी ट्रेन है। तो दादी जी ने कहा ट्रेन कितने बजे है? तो बोला 9 बजे। तो अभी क्यों जाएगी, बाबा को मिस करके जाएगी क्या? तो दादी जी ने बोला कि तुम्हारे जाने की व्यवस्था में कर देते। दादी जी ने जो खुद की गाड़ी थी, वो ड्राइवर को बोला कि जैसे ही बाबा याद प्यार नमस्ते करता है कि तुरंत इसको लेके आप रोड छोड़ के आना। तो वो बहन अभी तक याद करती, अभी वो आंखों से उसके आंसू आता है कि सचमुच कितना प्यार करती थी दादी। खुद चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी अपनी खुद की गाड़ी मुझे छोड़ने के लिए, और बाबा से मिलके भी। तो इस प्रकार दादी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। मुझे याद है 1991 की बात है।
मधुबन तो छोटा ही घर था। एक दिन क्या हुआ, दादी जी की छाती में बहुत दर्द होने लगा। सुबह सुबह का टाइम था, तो छोटा घर था तो सबको फटाफट पता चल जाता है। तो सबको पता चला, हम भी छोटे थे, हमें भी पता चला, तो देखा तो दादी के रूम के आजू बाजू में सब लोग वहां खड़े हैं, देख रहे हैं। अभी हम तो छोटे हैं, लेकिन दादी से प्यार तो बहुत है। तो मैं गया वहाँ, देखा, हम तो हमें तो कोई जाने ही नहीं देगा। तो वही मैं वहां से सीधा बाबा के रूम में गया। तो बाबा के रूम में मैं गया तो मेरे आंखों से पानी बह रहा है, दोनों आंखों से। और मैं बाबा को बोलता हूँ कि हमारी माँ को क्या हुआ बाबा, ऐसे बाबा के साथ रो रियान कर रहा। तो मुझे एक दृश्य नजर आया कि बाबा के बाबा के दिल में दादी नजर आई मुझे। और बाबा मुझे बोलता है, अरे तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता नहीं करो। तो ऐसे, और जैसे ही दादी ने जैसे ही बाबा ने मुझे ऐसा मैसेज दिया, तो मैं रिलैक्स होके भंडारे में सेवा करने चला गया। और 15 मिनट मिनट के बाद मैसेज आता है कि दादी की तबीयत ठीक हो गई, और कुछ गैस का प्रॉब्लम हो गया था, वो एकदम ठीक हो गया। तो इस प्रकार से दादी हर हर अलग हर एक को लगता कि ये मेरी दादी है, मेरी दादी, मेरी माँ है। तो इस प्रकार से सब लोग उनको इस प्रकार से ये करते थे, ट्रीट करते थे और देखते थे। ऐसे ही एक बार बहुत बड़ा संत सम्मेलन था मधुबन में। तो मधुबन में संत सम्मेलन था, तो बड़े-बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये सब बड़े-बड़े लोग आए। अब सब बड़े लोग हैं, उनके 4-4 चेले होते थे, सो उनको व्यवस्था, खाना-पीना ये सब। तो पहले दिन तो एकदम वो रुबाबदार थे एकदम, आए थे तो। पहले उनका रिसेप्शन हो गया, उनका भोजन हो गया। फिर दादी जी को संकल्प आया, चलो आज क्या करते, सब महात्माओं को मिलने चलते हैं। तो सब दादियाँ क्या हुआ, सुखधाम में गई। सारा हमारी कुलचा दादी है, अपनी रतन दादी है, मनोहर दादी, सब दादिया का झुंड है। और जैसे उनको पता चला कि अरे दादिया आ रही है, दादिया आ रही है, और जैसे उनके एक-एक रूम में जाके दादी जी बोलती थी, सब ठीक है, देखो अपना तो बाबा का घर तो बहुत छोटा-सा है, आपको इतनी व्यवस्था तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ अव्यवस्था तो नहीं। तो क्या हुआ, वो लोग इतना पिघल गए, दूसरे दिन जब प्रोग्राम शुरू हो गया, तो सबके मुँह में दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। तो पूरा 3 दिन का जो प्रोग्राम चला ना, तो पूरा उसी हिसाब से ही चला। तो ऐसे दादी का जो पालना करने का संस्कार था सबके प्रति, ऐसे ही अ, हमारे पास जो रावण का पार्ट बजाया था ना, अरुण त्रिदेवी शायद नाम था उनका, वो आए थे। तो सब मधुबन में चक्कर लगा रहे थे। तो सब लोग बोलते थे, "ए रावण आया" करके ऐसे सब बोलते थे। और जब दादी के पास गए मिलने के लिए, जब दादी के पास सो गए, तो दादी बोलती है, "आओ, आओ लंकेश जी आओ, आपका स्वागत है।" तो वो बात उनके ऐसे दिल में लगी कि इतनी महान हस्ती, ये एक माँ ही बोल सकती है कि सब लोग मुझे रावण, रावण, रावण बोल रहे, और दादी देखो इतना प्यार से मुझे बुला रहे, लंकेश आओ, वेलकम करके। और दादी के अंदर हमने ये चीज़ देखा कि सब अपने हैं, हमारे हैं। एक दिन की बात है, हमारा जो पांडव भवन में लिफ्ट, नया-नया लिफ्ट था और ऐसे ही टेम्पररी था, तो कुछ ना कुछ खराबी होती थी। तो हमारी सेवा थी वहाँ भोजन लाने का और रखने का। तो मैं अब उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन लिफ्ट खराब हो गई। अब लिफ्ट खराब हो गई, तो
अभी 10 मिनट, 12 बजने में 10 मिनट कम है, 12 बजे तो गीत बजता है और भोजन शुरू हो जाता है। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया। जब मैं भोली दादी के पास गया तो भोली दादी ने कहा कि जाओ जल्दी जाओ, बड़ी दादी के पास जाओ। बड़ी दादी माना प्रकाश मणि दादी के पास जाओ। जैसे मैं प्रकाश मणि दादी के पास गया तो दादी कोई लेटर पढ़ रही थी और यीशु दादी वहां दूसरे टेबल पे बैठे थे। तो जैसे मैं दादी के सामने गया, बोलो अरे क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। मैंने कहा दादी लिफ्ट खराब हो गई और भोजन अभी तक नहीं चढ़ा। तो दादी जो लेटर पढ़ रही थी ना वहीं का वहीं रख दिया और दादी बोलती अच्छा मैं आती हूँ ना। मैं तो छोटा था, मेरे को इतना कहाँ तो मैंने कहा दादी क्या करेगी अभी। तो जैसे ही दादी डाइनिंग में आई तो वहां करीब काफी भाई लोग थे। तो दादी का पांडव इधर आओ, सब पांडव इनके साथ जाओ, सुभाष के साथ जाओ और भोजन लेके आओ। तो दादी ने बोल दिया और 25-30 पांडव भाई फटाफट किचन में, क्योंकि 4 फ्लोर नीचे जाना होता है ना, तो वहां से फटाफट उठा के लेके आए और भोजन टाइम पे शुरू भी हो गया। 12 बजे का गीत बजा और भोजन पूरा की पूरा तैयार हो। मतलब इस प्रकार दादी, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, दादी तुरंत ही हाजिर हो जाती थी। और जब जब दादी आती थी तो एकदम सबके अंदर शक्ति आ जाती थी, एकदम ताकत आ जाती थी और सभी लोग इतना उमंग उत्साह से काम, चाहे फिर वो नक्की की खुदाई करने जाओ, चाहे कभी टेरिस डालना होता है, छत डालना होता था ना, जैसे मेडिटेशन हॉल का छत डाल डाल देते। तो सब मधुबन निवासी बोलते हैं नहीं दादी हम लोग डालेंगे, हम लोग डालेंगे, मजदूरों को जरूरत नहीं। तो दादी जाके वहां बैठ जाती थी, सबको टोली खिलाती थी। तो ये दादी के अंदर एक कला थी और सेवा करने की। कई बार क्या होता था, अचानक बारिश होती थी और वो अनाज होता था ना शांति स्तंभ के आजू बाजू में सुखाया होता है। तो जब घंटी बजती थी और दादी वहां पहुंच जाती थी तो सारे मधुबन निवासी 5-10 मिनट के अंदर पूरा की पूरा काम करते थे। तो ऐसे संगठन बना के रखना और इतना स्नेह प्यार से। एक बार ऐसे ही एक हमारा एक भाई थे, तो उन्होंने कुछ मजदूर से के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब कुछ बोल दिया होगा उल्टा सुल्टा। तो क्या वो सारे मजदूर नाराज हो गए, सारे मजदूर नाराज हो गए। तो उन्होंने तो यहाँ तक कि वो भाई को हम मारेंगे करके पिटाई करेंगे। दादी जी को जैसे पता चल गया, दादी जी गेट के बाहर गई। बोले क्या हुआ। बोला दादी जी आज हम किसी का सुनने वाले नहीं, आज हम उसकी पिटाई करके छोड़ें। तो दादी जी ने कहा कि सजा तो मैं उसको दूंगी, लेकिन उसके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ऐसी दादी ने जैसे हाथ जोड़ा ना, तो सारे पिघल गए और सब दादी के पैर पड़ने लगे। दादी आप तो अन्नदाता हो, आपके कारण ही तो हम यहाँ काम करते, भोजन करते। तो जैसे दादी ने, तो तुरंत सब चेंज हो गया और बोला जाओ अपने अपने घर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसको सजा दूंगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर। तो इस प्रकार दादी अपने बच्चों के प्रति, मधुबन निवासी के प्रति भी इतना प्यार रखती थी, चाहे कुछ भी हो जाए तो भी मतलब इस प्रकार से तुरंत उस बात को खत्म कर देती। जैसे लास्ट लास्ट दिनों में आपको पता होगा कि बड़े-बड़े मेगा प्रोग्राम हुए थे, लाखों के। तो दादी को एक दिन अमृत वेला संकल्प आया कि बाबा को प्रत्यक्ष कब करेंगे? तो ऐसे दादी को ऐसा बड़ा-बड़ा लाखों का गैदरिंग नज़र आया बड़ा। तो ओम शांति भवन के मुरली सुनाते-सुनाते, मुरली के बीच में दादी ने कहा देखो एक बात सुनाती है तो प्राइवेट, लेकिन आप तो हमारे ही हैं ना सब। तो दादी जी ने बताया कि मेरा ऐसा संकल्प है कि लाखों की सभा हो और लाखों को
बाबा का संदेश में। मीटिंग हुई, काफी लोग आए। तो सबसे पहला गुजरात का अहमदाबाद का प्रोग्राम हुआ और भव्य भव्य प्रोग्राम हुआ। उसको हेलीकॉप्टर से भी उसके फूल फूल आदि डालने, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे दादी के अंदर जो भी संकल्प आता था, तो सभी लोग मधुबन निवासी एकदम तुरंत स्वीकार करते थे कि दादी ने बोला हो ना। ऐसे ही जैसे आपको पता होगा, जैसे ज्ञान अमृत प्रेस पहले दिल्ली में थी, तो जो आतम प्रकाश भाई दादी जी के पास आए होंगे कि भाई अभी तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, मेरा दिल है कि यहाँ प्रेस का। तो दादी ने क्लास में पूछा भाई कि ऐसा ऐसा विचार है, क्या करे। तो काफी मधुबन निवासी बोले क्या जरूरत है, प्रेस में क्या करना है इधर ऐसे ऐसे। लेकिन दादी जी ने कहा कि दादी का दिल है कि ये प्रेस यहाँ आ जाए तो अच्छा है। तो दादी ने बोला तो सभी ने हाँ कहा। लेकिन दादी की दूरदर्शिता देखो कि वो प्रेस आई तो उसके बाद कितनी सेवाएं बढ़ गई। क्योंकि एक एक प्रिंट करने के लिए, फिर उसके बाद तो ज्ञान सरोवर शुरू हो गया, तो कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, कितने सारे प्रोग्राम अलग अलग। तो उसके लिए बहुत इजी हो गया और सहज हो गया और सारे प्रोग्राम फटाफट होने लगे। तो इस प्रकार दादी के अंदर जो इतना प्यार था, शक्ति थी, और वो शक्ति सब काम करा देती थी कि कितना भी मतलब बड़ा से बड़ा भी काम हो ना, तो दादी के आगे, जैसे आपने देखा ज्ञान सरोवर बनने के समय, तो पहले तो जमीन लिया, तो गवर्नमेंट ने तो बोला या यहाँ तो कुछ नहीं बना सकते, यहाँ तो छोटी छोटी झोपड़ियां बनाओ। लेकिन बाबा ने कैसे कनेक्शन करा दिया, फिर वो चन्ना रेड्डी जी आए और इस प्रकार से। लेकिन मैंने देखा दादी रोज ज्ञान सरोवर में आती थी, रोज रोज टोली बांधती थी और रोज एक डेट देती जाती थी, आज ये काम पूरा होना चाहिए, आज ये काम। और दादी ने बोला माना, फाइनल फाइनल होता था। कई बार हमने देखते थे दादी जी जब डाइनिंग में आती थी, तो सबसे पहले पूछती थी अच्छा भोजन क्या बना है। अभी हमें तो याद ही नहीं रहता था, तो हम तो भोलेपन से बोल देते दादी जी आज चावल बना है, सब्जी बनी है, रोटी बनी है। तो दादी जी ने एक बार बुलाया, मुस्कुराते हुए कहा देखो, अगर हम भोजन पूछते हैं ना क्या बना है, तो क्या बोलना चाहिए। तो हम तो समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहिए। तो दादी जी ने कहा देखो, मूंग की दाल बनी है तो मूंग की दाल, पेटी की सब्जी और आलू का पकौड़ा। ठीक है, बाकी तो चीजें रोज ही होती है, रोटी होती है, चावल होता है, तो रूटीन वाली चीज है। तो दादी जी ऐसे सिखाती थी भी, प्यार भी करती थी, और जो दादी को कहना होता था वो स्पष्ट रूप में बताती भी थी कि कैसे। क्लास में कई बार हमने देखा दादी जी बोलती थी आज दादी का ये विचार है, मेरा विचार, ऐसा नहीं बोलती थी कि ये दादी का विचार है। तो इस प्रकार से दादी अलग है और प्रकाश मणि दादी ऐसा स्पष्ट नजर आता था। ऐसे एक दिन की बात है, दादी छोटे छोटे डिपार्टमेंट को भी कितना वैल्यू देती थी। छोटे छोटे डिपार्टमेंट, जैसे हमने देखा कि कभी कारपेंटर डिपार्टमेंट का नाम आता था, कभी कंस्ट्रक्शन वाला आता था, तो कभी धोबी घाट वालों का आता था। तो दादी क्या करती थी, उनको उठाती थी क्लास से और उसको कभी ताली बजवाना, कभी उनको उमंग उत्साह देती थी। अब एक दिन क्या हुआ, अ, सतयुग की बात आई कि सतयुग में दूध दही की गंगाएं बहती है, नदियां बहती है, ऐसे ऐसे। तो अचानक दादी जी को याद आया कि मक्खन कौन निकालता है। अब उस समय मक्खन निकालने की मेरी ड्यूटी थी। अब उस समय पांडवों में मैं तो छोटा ही था ना। तो
दादी जी ने कहा उठो उठो उठो। और मैं तो डरते डरते उठ गया। दादी जी ने बोला इधर आओ। स्टेज पे बुलाया दादी ने, और दादी जी ने वो गुलाब का फूल मुझे दिया। तो मुझे तो इतना खुशी हुई कि मुझे तो ये बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया करके, ऐसा मैंने अनुभव किया कि एक छोटी सी सेवा के लिए भी दादी के अंदर कितना मतलब ये होता है कि प्यार होता है कि ये बाबा का बच्चा है, बाबा की सेवा करता है। तो इस प्रकार से छोटी-छोटी बातों का भी बहुत ही दादी ध्यान रखती थी। और दादी तो इतना साधारण साधारण रहती थी, सिंपल रहती थी। शुरू शुरू की बात है, दादी जी अहमदाबाद मतलब कहीं बाहर गए थे, तो अहमदाबाद से कार से आ रहे थे माउंट आबू। अब उस समय तो एम्बेसडर कार होती थी, और वो रास्ते में खराब हो गई। अब उसमें फिर मैं समझता हूँ दादी जी होगी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, तो वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब वो ड्राइवर भाई बेचारा ठीक कर रहा था कार, कोशिश कर रहा था इधर-उधर, क्योंकि मोबाइल आदि की सुविधा तो थे ही नहीं कहीं फ़ोन करे। तो करीब पौना घंटा दादी तो वहाँ बैठे थे, तो अचानक क्या हुआ, एक माउंट आबू की गाड़ी, कोई होटल का मालिक था, तो आ रहा था। तो दादी जी को देखा तो गाड़ी रोक दिया। तो दादी जी को कहा, दादी जी, मुझे लगता है आपकी गाड़ी पता नहीं कब ठीक होती है, लेकिन आप मैं आपको ले जा सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ आए तो मेरा बहुत सौभाग्य है। दादी ने विचार किया, बातचीत किया, बोला ठीक है, यही समझो कि बाबा ने ये ईद को भेजा है, और फिर उनके साथ आई। लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी हुई वो भाई के कि इतनी बड़ी संस्था की चीफ उसको मैं लेके जा रहा हूँ, वो हमारी गाड़ी में बैठी है। तो ऐसे हर प्रकार से दादी जी उसको भी पालना करती थी, उनको भी प्यार देती थी। ऐसे ही कई बार दादियों के साथ तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं अभी गुलजार दादी के साथ के भी थोड़े शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि गुलजार दादी के पास तो हम बहुत ही फ्रैंकली कभी भी मिलते थे, जाते थे। लेकिन दादी जी का इतना स्नेह होता था, प्यार होता था। एक बार की बात है, मैं बॉम्बे बीएसएस हॉस्पिटल में था, और दादी जी एक बाजू में कोई अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। अब जब वो उद्घाटन करने आई थी, तो उद्घाटन करके चली गई। अब मुझे भी पता नहीं और दादी जी को भी पता नहीं कि सुभाष इधर है। जब वो दादी नेपेंसी रोड गई, वहाँ पहुँची, तो एक भाई ने पूछा, "दादी जी सुभाष को मिल के आए?" तो दादी जी ने कहा, "मुझे तो पता ही नहीं।" तो इतने में क्या हुआ, दादी जी ने बोला कि अच्छा उसको फ़ोन लगा दो। तो वो भाई ने फ़ोन लगा के दिया। तो दादी जी ने देखो इतनी बड़ी महान हस्ती होते हुए, दादी जी क्या बोलती, "देखो ना हमसे एक भूल हो गई।" तो दादी को मैंने कहा, "दादी आपसे कब से भूल हो सकती है? आप आपको पता नहीं था ना, इसलिए आप नहीं आए।" "नहीं, नहीं, भूल तो भूल होती ना। मैं आपके पास आई और आपसे मिली ही नहीं, ये तो भूल है ना।" तो फिर दादी जी ने कहा, "देखो, अभी जल्दी-जल्दी ट्रीटमेंट ले लो और जल्दी-जल्दी तैयार होके अपने घर आ जाओ।" तो जैसे कि वो जैसे वरदान मिल गया वो, कि घर आना मतलब अभी तो है हमारी ज़िंदगी ऐसा। लेकिन क्या हुआ उस रात को, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और दोनों आँखों से पानी आ रहा है, और ये याद आ रहा है कि ये दादी नहीं, ये तो बाबा था, अव्यक्त बाबा। मेरे सामने अव्यक्त बाबा बार-बार आए, और पूरा मतलब इतना खुशी, खुशी के आँसू थे, ऐसे दुःख के नहीं थे, खुशी के आँसू, कि दादी ने मेरे साथ बात किया, दादी ने मुझे बात किया। तो इस प्रकार से दादी इतना मतलब स्नेह देती थी, इतना ध्यान रखती थी, और इतना उनके अंदर निर्माण चेत
एक बार ऐसे मैं जानकी दादी से मिलने गया था, दादी कॉटेज। तो जानकी दादी ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि कैंसर की बीमारी अभी जस्ट 2-4 कीमो हो गए थे, वीकनेस तो था ही। तो जानकी दादी हाथ पकड़े मुझे गुलजार दादी के पास लेके गई और गुलजार दादी को बोलती, देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया? तो गुलजार दादी बोलती, कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना, ऐसा ही पास कर देगा। तो ये जैसे बड़े लोगों के, महान आत्माओं के, महान विभूतियों को एक वरदान मिलता है, ये पेपर है वो पास कर देगा करके। और सचमुच ये हमारी एक नया जिंदगी है। तो बाबा कैसे एक मदद करता है वो हमने देखा। ऐसे ही कई बार हम लोग दादी जी के साथ, गुलजार दादी के साथ हम लोग घूमने जाते थे, कभी पीस पार्क जाते थे, कहीं शिव मंदिर जाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैं खेल कूद तो नहीं कर सकता था, तो एक बार हम लोग पीस पार्क गए। तो पीस पार्क गए, तो दादी जी और हम दोनों बैठे आराम से, अब बात क्या करेंगे। तो इतने में एक कुमार, उस जहाँ हम बैठे थे ना उसके नजदीक ही एक कुमार आया, और वो अपनी दीदी को इतना खुशी से सुना रहा था, दीदी पता है, जिस गार्डन में गुलजार दादी बैठी थी ना, वहां मैं खड़ा था। तो मुझे लगा कि अरे, हम कितने भाग्यशाली हैं। उन लोग सिर्फ गार्डन में खड़े हैं, तो भी अपने को कितने भाग्यशाली समझते, और हम तो दादी के साथ बैठे हैं, दादी के साथ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार दादी के साथ बहुत अच्छा अनुभव होते थे, क्योंकि दादी ज्यादा करके ज्ञान सरोवर में रहती थी ना। तो हमने एक छोटा सा एक डाइनिंग बनाया था, एक ही टेबल था। तो हमारा दिल था कि दादी को लेके आते। तो मैंने नीलू बहन को कहा, दादी जी को लेके आओगे? तो दादा, हाँ चलो ना, कोई बात नहीं। तो थी छोटी सी जगह, लेकिन मैंने देखा कि ऐसी महान आत्माएं जब आती है, तो कैसे उस जगह का वैल्यू बढ़ जाता है। और तब से मैंने देखा कि वहाँ बड़े-बड़े वीआईपी, मिनिस्टर, गवर्नर और बड़े-बड़े आर्मी ऑफिसर, बड़े मतलब वीआईपी वहाँ, एक्टर, डायरेक्टर, इतनी इतनी बड़ी लोगों की सेवा वहाँ हुई। तो बड़े लोगों के कदम पड़ना कि कितनी बड़ी भाग्य की बात होती है। तो ऐसे हर बार कुछ ना कुछ दादी के साथ शेयरिंग, कई बार तो दादी के साथ कहीं जाने का भी मौका मिलता था। तो नीलू बहन बोलती, आप ही चले जाओ, तो दादी के साथ बैठ के चले जाते थे। तो इतना खुशी होती कि उनके जो वाइब्रेशन है, उतना जो उनके साथ जो साथ में जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का रथ, एक भगवान का रथ है। एक बार ऐसे ही हम लोग दादी जी के पास बैठे थे, तो इतने में जानकी दादी जी आए उधर, ज्ञान सरोवर की बात है। तो बात करते करते काफी समय हो गया, करीब करीब मैं सोचता हूँ 1:30-2 बज गया। तो गुलजार दादी ने कहा, दादी यही भोजन करो ना हमारे साथ। तो जानकी दादी, क्या बोला दादी? नहीं, अपन साथ में भोजन करेंगे ना। तो जानकी दादी इतना खुश होगी कि बाबा के रथ के साथ भोजन, बाबा के रथ के साथ, जी दादी मैं इधर ही करूंगी, अपने साथ करूंगी, आपके साथ करूंगी। तो वो दोनों दादियों का आपस में मैंने देखा इतना प्यार, इतना स्नेह, कि कोई भी चीज होती थी, कई बार हमने अनुभव किया, जब जानकी दादी की तबीयत खराब होती थी ना, तो गुलजार दादी मिलने जाते थे, तो हम लोग साथ एक बार ऐसे ही शिवरात्रि का प्रोग्राम था, तो दोनों दादियां यहाँ थी, क्योंकि पांडवों का झंडा, म्यूजियम का झंडा, ग्लोबल का झंडा सब करके फिर शांतिवन जाना था। अब क्या हुआ, जानकी दादी की तबीयत एकदम खराब हो गई, उठ ही नहीं सकते थे। तो हम लोग गुलजार दादी के साथ गए, तो पांडव भवन का
म्यूजियम का सब झंडे करके करीब करीब 2 बज गया। वापिस आए, वापिस आते ही पहले जानकी दादी के पास गए। तो जानकी दादी के पास गुलजार दादी बैठी, तो जानकी दादी ने गुलजार दादी का हाथ लिया और जहां उसको दर्द करता था ना छाती में, वहां हाथ रखा ऐसे। दादी ने करीब करीब 7 मिनट बहुत पावरफुल दृष्टि दिया जानकी दादी को, और इतना अच्छा वाइब्रेशन कि दादी धीरे 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 ठीक होने लगी। फिर दादी का हाथ पकड़ा, दोनों हाथ में पकड़ के बैठे थे। इतने में करीब करीब आधा घंटा लग गया उसमें। इतने में नीलू बहन ने कहा, दादी जी आपको पता है गुलजार दादी ने खाना नहीं खाया है। अच्छा, खाना नहीं खाया? नहीं नहीं दादी, चलो चलो खाना, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। अरे दादी एकदम लेटी हुई थी, अभी फिर बैठी, फिर उसको उठा के फिर बोलते नहीं मैं दरवाजे तक जाओ आऊंगी दादी को बाय करने के लिए। तो देखो कितना पावर, आपस में इतना स्नेह होता कि एक दूसरे की तबीयत ठीक हो जाती। कभी गुलजार दादी की तबीयत ठीक नहीं होती तो जानकी दादी जी जाते थे। तो वो आपस में जैसे मिलते थे ना, उनका तबीयत एकदम ठीक हो जाता। तो ऐसे कई बार ऐसे अनुभव हुए कि कैसे दादियों के साथ रहने का, मिलने का, इस प्रकार के अनुभव हमने देखा। अभी कई चीज़ें हम, क्योंकि जान जैसे ज्ञान सरोवर बना तो जानकी दादी ज़्यादा करके ज्ञान सरोवर में रहते थे, क्योंकि यहाँ विदेशी लोग होते थे। तो विदेशियों की पालना दादी जी बहुत ही प्यार से करते थे। तो दादी जी सब काम निपटा के पूरा मिलना-जुलना सब को संतुष्ट करके फिर दादी जी भोजन पे आती थी। तो भोजन पे करीब-करीब दादी जी को 2:30 बज जाता था। लेकिन दादी जी बोलती थी, ऐसा है मैं जब भोजन करती हूँ ना फिर रेस्ट करती हूँ। तो दादी को ना कोई बात नहीं दादी आप आराम से आओ, कोई बात नहीं। लेकिन दादी जी क्या करती थी, जैसे यहाँ आती थे ना तो ये प्रवीणा बहन है, हंसा बहन है जो उनका ड्राइवर आदि खाना खा लेते थे। तो दादी जी बोलती थी, "अभी आप चले जाओ, आप आराम करो क्योंकि आप बहुत थके हैं, सुबह से लगे हैं, ये भाई हमको छोड़ने आ जाएगा।" तो दादी जी को भोजन कराते थे, क्योंकि दादी जी भोजन के बाद अनार-दाना खाती थी। अनार जो होते हैं ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, आराम से खाते थे। तो जब अनार खाती थी ना, तो हमको कुछ ना कुछ सुनाते थे, कुछ ना कुछ अलग-अलग बातें। तो हम तो इंतज़ार ही थे, आज दादी क्या सुनाएगी? तो एक दिन दादी जी ने हमें बताया कि जब पूना में थी, तो इतने स्टूडेंट नहीं थे, बहुत कम स्टूडेंट थे। तो दादी जी तपस्या तो करती थी, लेकिन साथ-साथ क्या करती थी, जो पुराने लोग हैं, देश-विदेश में हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट करती थी। और दादी जी वो जो अपना खाकरा होता था ना, जैसे मीठी कोकी है, नमकीन कोकी, जो चीज़ें खराब नहीं हो, वो बनाती थी और एक लिफाफे में पैक करती थी और रजिस्ट्री करती थी। तो जब र देश-विदेश में वो लिफाफा जाता था, बाबा का भोग जाता था, पहले तो लोग खोलते थे, देखते थे, अरे! ये तो बाबा का भोग है। तो उनके आँखों में पानी आता था कि कितना दादी हमें प्यार करती है। दादी ने हमारे लिए इतना दूर से बाबा का भोग भेजा। तो उसके बाद क्या होता था कि वहाँ के जो भी लोग थे, उनको पता है कि बाबा का यज्ञ है और यज्ञ कैसे चलता है। तो वो बाबा का यज्ञ जो है चलाने के लिए कुछ ना कुछ फिर वो बाबा की भंडारी देते थे। तो इस प्रकार यज्ञ चलाने की कला जो थी ना, वो हमारी दादी जानकी के पास थी। क्योंकि कभी भी हमने देखा कि कैसे बड़े सा बड़ा वीआईपी भी होता था ना, उसको एकदम पिघला देते थे। हमें याद है
ऐसे दादी जी भोजन करने आई थी रात के समय। तो मैं समझता हूँ सब काम पूरा करके 9 सवा 9 बजे आई थी दादी जी। जब दादी जी इधर आई तो एक भाई थे हांगकांग के, शायद उनका नाम गोयन भाई था। तो दादी ओम शांति, हाउ आर यू, ऐसे। तो डाइनिंग के बाहर ही गैलरी थी, वहीं वो मिल रहा था। तो दादी जी का ध्यान गया, अरे इसने तो बैच ही नहीं पहना है। तो जैसे ही दादी का ध्यान गया बैच नहीं पहना है, तो दादी जी ने प्रवीणा बहन को कहा, जाओ बैच लेके आओ, सोने का बैच लेके। तो प्रवीणा बहन कॉटेज में गई। अब प्रवीणा बहन कॉटेज में जाने के बाद देखा तो वहां बैच ही नहीं था। तो प्रवीणा बहन ने फोन किया कि दादी जी आप भोजन करो, मैं पांडव भवन से ला रही हूँ। तो यहाँ दादी जी बोलती, नहीं, मैं मेरे भाई को बैच पहनाने के बाद ही भोजन करूंगी। अब क्या होता है, दादी जी इसमें करीब करीब 20 मिनट निकल जाते तो भोजन करने के 10 बज गया। दादी जी डाइनिंग में आ गई, बैठी डाइनिंग टेबल कुर्सी पे बैठी, और हम लोग खाना खिलाने लगे। तो दादी जी ने पूछा, आप लोगों ने खाना खाया? तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, दादी को खिला के फिर आराम से खाते थे। आज थोड़ा लेट हो गया था। तो दादी जी ने कहा, नहीं, अगर आप नहीं खाओगे ना मैं भी नहीं खाऊंगी। और दादी खड़ी हो गई तुरंत ही। तो दादी को, नहीं नहीं हम भी खाएंगे। तो फटाफट हम लोग भी प्लेट लगाई और हम लोग भी दादी के साथ खाया। तो बात तो एक छोटी सी थी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना, कि हमारा जो भोजन है, हमने दादी के साथ भोजन किया। हम दादी, मतलब इस प्रकार से दादी, क्योंकि दादी को पता है मेरे लिए इतना लेट हो गया, तो दादी इस प्रकार से प्यार करती थी, साथ में बिठाती थी और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी यज्ञ की। एक बार ऐसे होली का दिन था, तो होली तो आपको पता है ज्ञान सर वाले बहुत खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो क्या हुआ, हमारे जो लंदन की एक बहन आई इस नाश्ते में, तो हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया तो पता नहीं उसको ज्यादा बुरा लगा, तो गई दादी जानकी के पास, और उधर दादी के पास रोने लगी। अब क्या हुआ, वो मैसेज हमको मिल गया कि हमारा शिकायत हो गई दादी के पास, आज तो हमारा डांट लगने वाली है। अब फिर कुछ समय के बाद फोन आया कि आज दादी जी भोजन इधर ही करेगी होली के दिन। तो दादी जी जब भोजन पे आई, तो मैं तो पूरी तैयारी कर लिया और ये कोने में जाके बैठ गया, क्योंकि आज तो अपने को डांट मिलने वाली करके। दादी जी का भोजन हो गया। दादी जी ने इधर उधर देखा, कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो दादी जी ने बोला कि वो चंचल कहाँ गया? तो ये जयंती बहन, प्रवीणा बहन, हंसा बहन, जागृति बहन जोर से हंस रहे, अभी देखना मजा आएगा करके। तो मुझे बुलाया, आ जाओ इधर करके। मैं जब दादी के पास आया, तो दादी ने कहा, यहाँ बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। तो दादी जी ने एक गुलाब जामुन उठाया और मेरे मुंह में डाल दिया। मैं तो हैरान हो गया, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ और दादी कुछ भी नहीं बोला। तो लेकिन वो जो असर इतना हो गया उसका, कि मैंने अंदर ही अंदर संकल्प किया कि मैं अभी किसी के ऊपर होली नहीं खेलूंगा, किसी के ऊपर कलर नहीं डालूंगा, किसी के ऊपर पानी नहीं डालूंगा। तो देखो, दादी ने प्यार दिया और उसका रिजल्ट क्या हो गया। तो दादी जी इस प्रकार से हमें प्यार प्यार में शिक्षाएं देती थी, प्यार प्यार में समझाती थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि हमारे होल यहाँ दिवाली भी बहुत उमंग उत्साह से मनाते हैं, आपको तो पता है ना। तो एक बार हमें सबको संकल्प आया कि दोनों दादियों को है ना, क्या करना है, हाथी पर बिठाना है। तो
शुरू मीटिंग में बात हुई कि भाई चलो ऐसा ऐसा, डॉक्टर निर्मला दीदी के साथ भी बात हुई, तो सबके अंदर उमंग उत्साह था। तो हाथी कहाँ है, हाथी ढूंढा एक भाई ने, सबने ऐसा इस पर सब अपने अपने काम करने लगे। एक दिन पहले हाथी आ भी गया, तो पूरा उसके ऊपर बैठने का ये पूरा मतलब इतना सबके अंदर खुशी की लहर कि दो दादियों को हम ऊपर बिठाएंगे, दो महारथी, दो महाराजा। तो हम लोग दादी ऐसा करके प्लान किया, दादी जी को बिठाना कहाँ है, उतारना कहाँ है, सारा सिस्टम। एक दिन पहले फिर हंसा बहन, तारा बहन, शायद प्रवीणा भी, ये सब आए, ट्रायल लिया हाथी पे बैठ के। तो हमें लगा हाँ ठीक है। लेकिन जिस दिन दिवाली थी ना, उस दिन हमें मैसेज मिल गया कि भाई दादियों को नहीं बिठाना है हाथी पे, ऐसे कैसे होगा, वो तो जानवर है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मधु जो ज्ञानसरोवर निवासियों के अंदर तो बहुत उमंग उत्साह, नहीं कुछ भी हो, लेकिन तो अब क्या करें। तो पहले तो दोनों दादियों को पांडव भवन में भेज दिया, पांडव भवन से फिर आएंगे और कारपेंटर डिपार्टमेंट के पास बिठाएंगे करके। लेकिन एक तरफ दो लोगों को तैयार करके रखा था, कोई विदेशी थे कि भाई अगर दादियां नहीं बैठेगी तो ये लोगों को बिठा देंगे। लेकिन संकल्प इतना पावरफुल था कि वहां इतना फास्ट काम हो गया। जैसे ही दादी आए, दोनों दादियां एक ही कार में बैठ के सीधा कारपेंटर डिपार्टमेंट, वहां से सीधा वो प्लेटफॉर्म बनाया था, तो उसमें बिठा के सीधा जैसे दादियां ऊपर बैठ गई तो हाँ सबको इतना खुशी हो गई। और जो लोग निगेटिव सोचते थे क्यों बिठाना है, क्या करना है, तो वो लोगों के एकदम चेंज हो गया, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से दादी का जो प्यार जो मिलता था, तो हम लोगों को भी दादी के लिए बहुत प्यार होता था कि दादी के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे। एक बार मैं जब कैंसर हुआ था ना, तो मेरे सारे बाल बिल सब उड़ गए थे, एकदम साफ थे। तो हमारी मम्मी भी आए थे, मेरे भाई आए थे। तो एक दिन हम गए वहाँ इंद्रप्रस्थ में दादी जी को मिलने के ले गए, क्योंकि माता जी भी को कुछ देना था ऐसे। तो मैंने है ना सफेद टोपी पहनी थी, महाराष्ट्र में टोपी पहनते हैं ना वो सफेद, तो क्योंकि बाल कम थे। तो वहां गए तो दादी जी ने पूछा कि भाई ये टोपी क्यों पहना तुमने। तो मैंने उतार दिया टोपी। जैसे टोपी उतार दिया ना, तो दादी जी प्रवीणा बहन के लिए बोलती, प्रवीण प्रवीण इधर आओ, देखो सुभाष के सिर पे बाल आ गई। सुभाष इतना दादी को इतना खुशी हुई कि एक माँ ही होती है कि जो बच्चे की तबीयत को ठीक देखते हुए, उसको अच्छा देखते हुए खुशी होती है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव देखा। ऐसे मैंने एक बार देखा, हमारे पास एक सीएम, पूर्व सीएम आए थे, बाबूलाल गौर आए थे। तो जब वो इधर आए, तो रात को दादी जी से मिलना हुआ, मिले। मिलने के बाद दादी को एक चीज देनी थी उनको, ये चीज दादी को देनी है करके। तो ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो दादी जी ने कहा, भैया तो आप कितने बजे जाओगे सुबह। तो उन्होंने कहा 5 बजे। तो दादी जी ने रात को उनको बताया कि मुझे वो चीज चाहिए, ढूंढ लो कहीं भी है। तो प्रवीणा बेन, हंसा बेन ने ढूंढा कि फाउंटेन था, पानी से वैसा निकलता ऐसा कुछ था। तो दादी बराबर 5 बजे वहां दादी कॉटेज के रिसेप्शन में आके बैठी। जैसे वो आए और उन्होंने देखा, इतना उम्र होने के बाद भी दादी जी हमारे लिए इधर आके बैठी है। तो दादी जी ने कहा कि देखो ये जो है ना, वो अपने रिसेप्शन में लगाना, आपका जो वहां जो जहां बैठते, जहां वीआईपी आते, वहां लगाना। तो उन्होंने कहा हाँ दादी। लेकिन मैं, दादी ने कहा मैं अभी संतुष्ट हूँ, मुझे अभी खुशी है कि जो मैंने सोचा था कि ये चीज मुझे देनी है, तो वो चीज मैंने आज देखा। तो इस प्रकार से दादी के
अंदर वो चीजें की पालना देने का जो संस्कार था ना, तो जब जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं होता था ना, तब तक वो छोड़ती नहीं थी। ऐसे एक बार मैंने ऐसे दादी कॉटेज में गया था, तो दादी कॉटेज में गया तो दादी जी पता है क्या कर रही थी रूम में? वो अपने पर्दे ठीक कर रहे थे विंडो में। तो मैंने, दादी जी क्या आप क्या कर रहे हो? तो दादी बोली, पता है ये कमरा किसका है? ये कमरा बड़ी दादी ने मुझे दिया है, और ये कमरा चंद्रमणि दादी का है। देखो कितना अच्छे वाइब्रेशन है। और दादी जी की हाइट कम थी ना, तो दादी जी सोफे पर चढ़ के वो पर्दे ठीक कर रही थी। तो हमने देखा कि कैसे कर्म योगी, ऐसा सिर्फ नहीं कि ज्ञान सिर्फ सुनाना है, लेकिन दादी जी प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकल रूप में हमने देखा बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, दादी जी जब मीटिंग पूरी हो जाती है या मिलना पूरा हो जाता है तो तुरंत लाइट बंद करेगी, पंखा बंद करेगी। तो इस प्रकार से दादी अपने कुछ भी मतलब चीज होती है ना, खुद करने की कोशिश करती है, क्योंकि दादी शुरू से ही बेगरी पार्ट से लेके मतलब शुरू से ही बाबा के साथ है, तो हर चीज की वैल्यू ही है दादी को। तो ऐसे हमने देखा तो एक बार कोई वीआईपी था, कोई बीके वीआईपी थे, तो वहां मिलने गए थे। तो दादी जी उनको मिल रही थी, तो काफी टाइम हो गया, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो इतने में कोई बहन गई, दादी टाइम हो गया भोजन का, आप भोजन भोजन पे चलो अभी। तो दादी जी ने थोड़ा उसको ऐसा नजर दृष्टि दिया, और फिर दादी ने कहा, फिर ये वो बात तो पूरी हो गई, वो वीआईपी चला गया। फिर बहनों का क्लास था शाम के समय, उधर ही कॉटेज में। तो दादी जी बता रही थी, देखो अगर कोई सर्जन ऑपरेशन करता है तो बाकी लोगों का क्या काम होता है? उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, नहीं तो सही ऑपरेशन नहीं होता है। तो वो सब लोग समझ गए कि दादी जी जब किसको समझा रही होती है तो बीच में जाके कुछ ऐसी बात नहीं करनी ताकि वो लिंक कट जाए। तो ऐसे मैंने कई बार देखा कि दादी जी बहुत ही प्यार से हर एक को पालना देती थी, और हमें तो दादी जी के साथ बहुत मतलब मौका भी मिलता था, कभी बाहर जाने का भी मौका मिलता था। एक बार ऐसे दादी जी बोलती थी, बादाम खाने क्यों नहीं आते? तो हम लोग गए बादाम खाने के लिए, सुबह सुबह जाके बैठ जाते थे 10-15 मिनट ऐसा। 2-4 दिन के बाद मैंने कहा, यार बादाम खाने के लिए इतना आधा पौना घंटा कौन जाएगा? तो दादी जी फिर जब डाइनिंग में आती थी ना भोजन करने, तो दादी जी बादाम लेके आती थी। बोलती, तुम बादाम लेने नहीं आए? ऐसे करती। लेकिन दादी इतना मतलब अंदर से दादी का प्यार होता था, जैसे दादी बोलती थी कि अमृत वेला पहुंच जाना, तो हम लोग पहुंच जाते, एकदम जल्दी जल्दी पहुंच जाते, आगे बढ़ जाते थे। और जब योग पूरा होता था तो दादी इतना पावरफुल दृष्टि देती थी, और जब दादी दृष्टि देती थी, उसी के बीच में हम चुपके से फिर गाड़ी के पास जाते थे, कार के पास, और दादी का जो दरवाजा है ना, वो खोल के फिर दादी को अंदर बिठाते। तो एक दिन क्या हुआ, मैं नेपाली शॉल ओढ़ के गया था, तो दादी जी बोलती, तेरे पास शॉल नहीं है? तो मैं तो चुप हो गया, क्योंकि वो दादी का कहना था कि व्हाइट शॉल पहन के आने का योग के समय। तो इस प्रकार से दादी हर रीति से, हर प्रकार से छोटी-छोटी बातों में भी पालना देती थी, प्यार देती थी। हमारे सिल्वर जुबली थी, ये हो गई थी 25 साल, तो मेरे साथ एक भाई था, हम दोनों गए थे ज्ञान सरोवर से। तो जब नीचे गए, प्रोग्राम हो गया, तो फिर जब सजाते हैं ना पूरा, तो सजाते तो फिर हम खास दादी के पास गए, देखो खुशी-खुशी से। तो दादी ने फिर हम लोग को टोली खिलाई। लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ था, हम लोग को सबको गोल्डन बैज दिया था, लेकिन टाइम नहीं था, तो सभी को हाथ में दिया था ऐसे। तो मैं और मेरे साथ महावीर भाई था ना, हम लोग गए दादी के पास,
और हंसा बहन को बोला कि देखो, ये ऐसे थोड़ी होता है कि हम इतना दूर से आए और ऐसे हाथ में दे दिया, काम पूरा हो गया। हम बहुत नाराज है दादी से। दादी हमको बैच लगाए, तो हम गए कॉटेज में बैठे थे उधर। तो दादी जी क्लास कराने के लिए कार तक गई। तो दादी बोला, ये क्यों आप बैठे हैं, नटखट लोग ऐसे बोलते। तो दादी, आप वो बैच लगा या नहीं ना उनको, इसलिए नाराज है आपसे। अच्छा। फिर दादी वापिस आई। दादी वापिस आके हम दोनों को बैच लगा, तो जैकेट पहना था ना, तो जोर से वो पिन बराबर लग नहीं रहा था। तो प्रवीणा बहन सामने आई, बोलते दादी में। तो दादी ने उसका हाथ छिड़क दिया, बोला नहीं मैं ही लगाऊंगी, मेरे भाई है ना, मैं ही लगाऊंगी। तो दादी के साथ ऐसे नटखटपना भी हम लोग करते थे। तो लंदन के बारे में प्रकाश मणि दादी जी ये बहुत सारे सुनाते थे, ग्लोबल हाउस बहुत अच्छा, दादी ने बहुत तपस्या किया। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग दादी के, क्योंकि सिल्वर जुबली तो हो गई, थे दादी के पास गए, दादी के एकदम पैर के पास बैठे, दादी के थोड़ा पैर को मालिश भी कर रहे थे। तो ऐसे करके एक बहन आई, अरे क्या करे तुम, बोला, दादी ने बोला करने दो ना, उनकी भावना है ना, उनका प्यार है ना, करने दो। फिर थोड़ी देर बाद में, दादी जी आपको एक बात बताने लगे। दादी जी, ये जो पैर है ना आपके, कहाँ कहाँ गए, कितनी सेवा किए, आपके ये कदम जहां जहां पड़े हैं, उधर उधर हम चक्कर लगाना चाहते हैं। तो दादी जी को, हम हमारी बात समझ नहीं पा रही थी, दादी जी हम क्या करना चाहते। तो उतने में हंसा बहन आई। फिर हंसा बहन ने बताया कि दादी जी, ये आपका यूरोप जोन है, लंदन है, सब चक्कर लगाना चाहते। तो दादी जी ने, अच्छा इतना इसलिए लाड़ी गोड़ी लगा रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रही थी। और फिर दादी ने, अच्छा ठीक है। फिर बताया, हंसा बहन को बताया कि जयंती बहन को बता देना और उनका प्रोग्राम बना देना। तो दादी जी को हम प्यार भी करते थे, दादी दादी जी भी हमें प्यार करते थे, और हम अधिकार भी रखते थे, और दादी जी हमारे पर भी अधिकार रखते थे। तो हम इतना अच्छे दिन। लेकिन दादी का सबसे बड़ी बात दादी के अंदर था कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे ऊपर एक कौड़ी भी खर्चा नहीं हो। तो देखो, क्या प्लान करना पड़ा भगवान को, क्या करना पड़ा। तो ऐसा समय आया कि जहाँ का वो वहीं का वहीं बैठ गए, कहीं आ ही नहीं सकते, खेल नहीं सकते। हम लोग ज्ञान सरोवर में, लेकिन ज्ञान सरोवर से भी शांतिवन तक नहीं जा सकते थे। तो ये दादी जी की विशेषता थी कि मेरे लिए यज्ञ का कुछ भी खर्चा नहीं, मैं यज्ञ के लिए सब कुछ करूं, लेकिन यज्ञ का मेरे प्रति खर्चा नहीं हो। तो ये दादी की महानता थी, विशेषता थी। और दादी गई है लेकिन गई नहीं है, हमारे साथ है। अभी भी ऐसा अनुभव होता है कि दादी जी शांतिवन में बैठी है, दादी जी वहाँ है। तो ऐसे अभी भी हमको ऐसा फील नहीं होता कि दादी जी ने चली गई हमारे से बीच में।